जय हिंद बच्चों। फिर हम आप लोग को कार्बन चैप्टर में आगे का टॉपिक बता रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको समझने के उद्देश्य से। एग्जाम में तो नहीं पूछता है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। क्या कि जैविक शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी है ने, किसने दिया और कब दिया गया? किसने दिया और कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1809 में। किसने दिया? बर्जेलियस ने। किसने दिया? बर्जेलियस ने। कंफर्म? इसको भी हमने लिख दिया, जैविक शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी 1809 में बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? आप लोग को पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि कार्बन की उपस्थिति तो बहुत ऐसे वस्तुओं में लिखा है, उनमें से लिविंग थिंग्स सजीवों में आपको बताया गया था, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। तो जो जीव सजीवों के कोशिकाओं में, सेल में कार्बन है, उस कार्बन को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। बस इतनी बात को याद रखना है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बन की कंपाउंड है या कार्बन है, जो भी है, उसको प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता। भाई यदि प्रयोगशाला में तैयार नहीं होता तो आज हमारे शरीर के अंदर कोई भी पोषक तत्वों की कमी होती है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तब उसको प्रयोगशाला में नहीं तैयार होता तो आज हम दवा के रूप में कैसे इस्तेमाल करते? पॉसिबल नहीं था। तो जैविक शक्ति का सिद्धांतों को बस एक शब्द में आपको याद रखना कि जो सजीव के अंदर कार्बन है, उस कार्बन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। जो शरीर के अंदर, सजीव के शरीर के अंदर, पेड़ पौधों को कोशिकाओं के अंदर, जंतुओं के कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन और कार्बन के यौगिक है, उस कार्बन को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता। यही है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक शक्ति का सिद्धांत। देखिए ना, यही लिख दिया गया कि जैविक शक्ति का सिद्धांत में यह मानना है कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, जीवित कोशिकाओं में होती है या बनते हैं, है ना। इन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। ये किसने कहे थे? तो बर्जेलियस साहब ने कहे थे। कब कहे थे? 1809 में कहे थे। और यही बात क्या बन गया? जैविक शक्ति का सिद्धांत। लेकिन इन्हीं के एक छात्र, जिन्हें कार्बनिक कंपाउंड नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, इनके छात्र को, है ना। इनका छात्र का नाम है वोलर। इन्होंने ही इनके बात को गलत साबित कर दी है, अपने गुरु जी के बात को गलत साबित की है। इनके गुरु जी कौन है? तो बर्जेलियस है। वोलर किनका छात्र है? तो बर्जेलियस के। इन्होंने जैविक शक्ति के सिद्धांत को खंडन कर दिया, गलत साबित कर दिया। गलत क्या साबित किया? तो बर्जेलियस साहब ने कहे थे कि जीवित कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन है उसको प्रयोगशाला में नहीं तैयार किया जा सकता है। तो उन्होंने खंडन क्या किए? तो देखिए, जैविक सिद्धांत का खंडन 1828 में, है ने, बर्जेलियस के एक छात्र वोलर ने किया। इन्होंने जंतुओं के मूत्र में, मूत्र भी जंतु कोई भी, मनुष्य हो चाहे जानवर हो, पशु पक्षी, किसी के भी मूत्र, मूत्र में कार्बनिक होता है। यूरिक एसिड का आप नाम सुने होंगे, है ना। तो मूत्र में यूरिया पाया जाता है। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया। यूरिन टेस्ट, मूत्र का टेस्ट को देखिए विद्यार्थी थी। तो प्रयोगशाला में इन्होंने कैसे तैयार करते, उस यूरिया को प्रयोगशाला में भी बनाना। एक तो हमारे मूत्र में यूरिया है, ये वो तो कोशिकाओं में है। उस कोशिका वाले यूरिया को प्रयोगशाला में कैसे इन्होंने बनाते हैं? वो तो बोले थे बनवे नहीं करेगा, अभी बनाने का तैयारी में लगल है। बर्जेलियस साहब बोले थे कि नहीं बनेगा, अब ये बना रहे हैं। यदि बन गया तो उनका नियम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे विद्यार्थी? तब इन्होंने, वोलर साहब ने, बर्जेलियस के छात्र 1828 ईस्वी में अमोनिया
थायोसाइनेट NH4CNO। देखो अमोनिया थायोसाइनेट को जब इन्होंने गर्म किया तब जाकर के यूरिया का निर्माण हो गया। अमोनिया थायोसाइनेट को जब इन्होंने क्या किया, गर्म किया, तब क्या बना, यूरिया, प्रयोगशाला में। तो इनका बात तो गलत हो गया। बोल रहे थे कि जो जंतुओं के शरीर के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वो बनाया नहीं जा सकता, अब तो बन गया भाई, प्रयोगशाला में बना। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जैविक शक्ति का सिद्धांत का खंडन कैसे हुआ? तो आप इस शब्द तो लिखा हुआ है, ये किताबी भाषा के रूप में लिखा हुआ, आप अपने बातों में क्या, तब इन्होंने जंतुओं के मूत्र में उपस्थित यूरिया को प्रयोगशाला में तैयार करने के लिए अमोनियम थायोसाइनेट को जब इन्होंने गर्म किया तो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक 1828 ईस्वी में यूरिया का खोज हुआ। उसी समय से, उसी दिन से, उसी वक्त से भोलर साहब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है इनको, है ना। यानी कार्बनिक रसायन का जनक किनको माना जाता है, तो भोलर साहब को। तो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक कौन खोज हुआ, यूरिया हुआ। किसके द्वारा तैयार किया गया, किससे तैयार किया गया था, तो अमोनियम थायोसाइनेट के साथ। कैसे तैयार किया गया था, तब इसको जब गर्म किया गया तब जाकर के प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया हुआ, जिसका रासायनिक नाम है डाई अमोनिया कार्बेमाइड। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, देखिएगा, ये यूरिया का अनुसूत्र है CONH2 सफिक्स 2 या टाइम्स 2 इसको पढ़ते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम जो है विद्यार्थी डाई अमोनिया कार्बेमाइड। यूरिया का संरचना सूत्र होगा, है ने, वो देखिएगा, हम इसको नीचे बता रहे हैं रासायनिक बंधन के आधार पर। रासायनिक बंधन हम आप लोग को बताए हैं, आप जानते हो। यहां पर देखिएगा कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस से दर्शाएं, प्लस से दर्शाएं। कार्बन के 4 गो होता है बहादुर, 4 गो, 2 गो, 1 3 गो, 1 4 गो। ऑक्सीजन को 6 गो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्लस से दर्शाए हैं, ठीक है। इधर भी वही बात। और आपको बताया कि हाइड्रोजन द्वितीयक नियम को पालन करता है, इसलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक इसका है अपना, एक इसका है अपना, तो एगो के साथ लेन देन किया, यहाँ भी एक लेन देन किया, ये भी एक लेन देन किया और ये भी एक लेन देन किया। तो इस प्रकार से साझेदारी हो गया, तो एकल साथ संयोजक बंधन बना। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1 कोवैलेंट बॉन्ड, एकल साथ संयोजक बंधन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यह देखिए, या ऊपर नीचे भी दे सकते थे, जैसे आपको अच्छा लगे, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विद्यार्थी, तो ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे दीजिए, वैसे अच्छा लग रहा है तो वैसे दीजिए। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन के लेन देन हुआ, इसलिए एकल सहसंयोजक बंधन। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ लेन देन किया, देखिए यहाँ, इसलिए एकल सहसंयोजक बंधन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हुआ, इसलिए एकल। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी हुआ, इसलिए द्विसहसंयोजक बंधन। तो ये इसके आधार पर ये हो गया इसका संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र के छोटे रूप को युक्ति सूत्र कहते हैं, संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को युक्ति सूत्र कहते हैं। हम आगे लिखाएंगे परिभाषा में कि संरचना सूत्र किसे कहते हैं, युक्ति सूत्र किसे कहते हैं, मैं इसको आगे लिखाता हूं, है ना। तो ये विद्यार्थी इस बातों को याद रहे, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि यूरिया का संरचना सूत्र बनाए, सुन लो, यूरिया का संरचना सूत्र बनाए या यूरिया का बंधन संरचना दिखाए, और इसमें एलपी दिख रहा है आपको, रासायनिक बंधन में भी बताया गया, ऑफलाइन में भी
और ऑनलाइन में भी आपको कार्बन जब स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय भी बता दिए थे। एलपी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए शॉर्ट में इसको एलपी लिखते हैं। और होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता है, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन है लेकिन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लिया, इसलिए एक जोड़ा को एक एलपी, दो जोड़ा को दो एलपी, तीन जोड़ा को तीन एलपी, चार जोड़ा को चार एलपी, यानी यह चार जोड़ा जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन है लेकिन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लिया। एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, दो गो, एक जोड़ा यहाँ, तीन गो, एक जोड़ा यहाँ, चार गो, इसलिए एलपी की संख्या कितना हो गया, चार गो हो गया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, हम आपको पीछे से एक सेंटेंस है उसके बारे में बता रहे हैं, उसका यहाँ पर उपयोग होगा। परमाणुकता आप पहले भी जानते थे, यहाँ पर लिख दिए एटोमिसिटी है ने। तो परमाणुकता के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणु की जो संख्या होती है उसी की परमाणुकता कहते हैं। कोई भी अणु है, जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम लिखा, यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो इसमें कितना है परमाणु, एक है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितना हो गया, एक। इसमें कितना है, दो, ये हो गया दो। इसमें कितना है, तीन, तो ये हो गया तीन। इसमें कितना है, चार, तो इसमें हो गया चार। यदि ये सब एक दो तीन वाला था तो, लेकिन जब कोई अणु दे दिया बड़ा अणु तो उसमें सबको गिनना पड़ेगा। जैसे देखिए C2H2, तो इसमें दो गो और इसमें दो गो, तो कितना हो गया, चार। CH4, तो एगो इसमें और चार गो इसमें, पांच। अभी आपके सामने आया था यूरिया, इसमें कितना होगा, तो इसमें देखिए यहां से पहले एक और एक, दो इधर हुआ। अब देखिए ये जो दो होता है अंदर वाले दोनों में गुना होता है, तो ये दो यहां गुना करेंगे तो नाइट्रोजन भी मिलेगा, दो दो दूनी चार। तो अब टोटल बोलो कितना हुआ, कितना हुआ, चार दो छो दो आठ। यानी यूरिया के पूछेगा CONH2 के सफिक्स 2, तो इसका हो जाएगा कितना, 8 हो गया। अब रहेगा बात, यदि कोई भी बड़े अणु है जैसे C6H12O6, तो इसको टोटल कितना होगा, तो आप फटाक से कमेंट कीजिए, तो जोड़ दीजिए 6 6 12 और 12 कितना हुआ, 24। तो कितने बड़े अणु रहे उसकी अणुओं की संख्या में जो परमाणु रहेगा उस परमाणु को टोटल को गिन करके लिख देंगे, जोड़ करके लिख देंगे, तो वो हो जाएगा परमाणुकता। और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो वहां क्या रहेगा, एक। जैसे इसमें केवल सोडियम लिखा हुआ है तो Na लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ दिखा हुआ नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर कितना विद्यार्थी, इसकी परमाणुकता एक है, इसलिए ही एक लिखा है। इसमें तो ऑलरेडी दिख रहा है कि नाइट्रोजन में कितना है, दो है, तो इसकी परमाणुकता दो हो गया। इसमें दिख रहा है कि कितना है, तीन है, तो इसकी परमाणुकता तीन है। इस प्रकार से विद्यार्थी आप परमाणुकता ज्ञात कर सकते हैं। अब परमाणुकता के आधार पर कार्बन में चलता है वर्ड रूट, मूल नाम के आधार पर इसका नामकरण आगे चलेगा, इसी वर्ड रूट के आधार पर। तो आगे आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात बताते हैं, पीछे वाले वीडियो में एक शब्द मिस्टेक से लिखा गया है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। हीरा और ग्रेफाइट के अंतर में जो पहला टॉपिक है वो थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया, उसको सुधार लीजिएगा। पहला ही पॉइंट वो है क्या चीज, यह जो है कुचालक होता है, कुचालक, और ये होता है सुचालक, लेकिन ये पॉइंट इसमें आ गया, ये पॉइंट इसमें आ गया, इसलिए आप उसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, सॉरी है। थोड़ा सा लिखावट पर भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा सेंटेंस कहाँ मिस्टेक लिखा रहा है, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना बड़ा टफ होता है विद्यार्थी। तो ये आप कुछ बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर घेर करके भेजा हुआ है, सर ये मिस्टेक से लिखा हुआ, तो आप लोग जो बच्चा पीछे वाला वीडियो नहीं देखे, देख करके आप उसको सुधार लीजिएगा,
थैंक यू। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, कार्बनिक यौगिक को जानने के पहले, अब हम लोग कार्बनिक कंपाउंड में जा रहे हैं, कार्बनिक यौगिक में जान रहे हैं। उसके जानने के पहले ये पॉइंट और आगे जो लिखाएंगे उस पॉइंट को भूलना नहीं, बल्कि परमानेंट याद रखना। 10th के लिए नहीं, बल्कि आगे 11th 12th के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मुख्य रूप से इसी पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से हम लोग को अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD पहले जरूरी होता है, उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों को जानने के पहले इस चीज को शुरुआत यानी ABCD है, इसको भूल गए तो समझ जाए कार्बनिक कंपाउंड आप भूल जाइए। इसलिए आपको हर हालात में इसको याद रखना है। क्या पहला बात है कि जब कार्बन और कार्बन रहे और उसके बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहे, एकल सहसंयोजक बंधन रहे, तब नामकरण देने के लिए एक सफिक्स प्रयोग हुआ, उसको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। उस प्रत्यय को 3 गो होता है, ENE, ANE, BINE। यहां के लिए सन आपको तो ANE कब लगाएंगे, तो इसको हिंदी में बोलते हैं ANE कब लगाएंगे, जब एकल सहसंयोजक बंधन रहेगा तब। यदि वही चीज टोटल लिखा हुआ, वही चीज यदि कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर आ गया 2 सहसंयोजक बंधन, तब सफिक्स क्या देंगे, ENE देंगे। जब कहीं पर 3 गो आ गया तब सफिक्स क्या देंगे, BINE देंगे, आइन। यानी इसके नामकरण में एन चलेगा, इसके नामकरण में इन चलेगा, इसके नामकरण में आइन चलेगा। आप नाम सुनोगे, प्रोपेन, प्रोपेन एन हो गए, प्रोपीन इन हो गए, प्रोपाइन आइन हो गए, ब्यूटीन इन हो गए, ब्यूटाइन ये हो गए, ब्यूटेन ये हो गए। तो उसी से आपको पता चलेगा एन वाला है, इन वाला है, आइन वाला है। तो इसी से आगे चल करके हम लोग को खुली श्रृंखला वाले यौगिक का वर्गीकरण में ये तीनों आएगा, फिर बंद श्रृंखला वाले का आगे आएगा। इसलिए इस बात को याद रखना है, एन, इन, आइन। 1 के लिए एन, 2 के लिए इन, 3 के लिए आइन, 1 के लिए एन हम संकेत में लिख दिए उदाहरण के तौर पर। इतना बात यदि नहीं भी याद है लंबा वाला कि जब कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो तब सफिक्स के रूप में एन लगाया जाता, उतने नहीं भी याद है तो आपको डायरेक्टली याद रखना कि जब कार्बन कार्बन के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो तब क्या लगाएंगे, ANE एन लगाएंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच 2 सहसंयोजक बंधन आ गया तब क्या लगाएंगे, ENE, उसको क्या बोलेंगे, इन। और जब 3 बंधन रहेगा तब क्या लगाएंगे, BINE आइन। तो देखो इसमें भी लास्ट में ई आया, इसमें भी लास्ट में ई आया, इसमें भी लास्ट में ई आया। इस ई को टर्मिनल ई कहते हैं। कौन ई कहते हैं, टर्मिनल ई। आगे चल करके जब पढ़िएगा तब इसको कहेगा कि ई को हटाना है, तो कौन सा ई को हटाना है बाबू, तो टर्मिनल ई को हटाना है। तो लास्ट ई को हम लोग टर्मिनल ई कहते हैं। जब हटाने का बात करेगा तो आप इसी को हटाइएगा और इसकी जगह पर लगाने के लिए कहेगा, जो लगाने के लिए कहेगा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग लगाया जाता है। इसलिए जब हटाने का बात कहेगा तो आप किसको हटाइएगा, तो यही टर्मिनल ई को हटाया जाता है। इतना बात आपको याद रहेगा, याद रहेगा। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी, कार्बनिक यौगिक को नामकरण देने में उसके बाद इसका नंबर यानी दोनों मिलेगा तभी पूरा चरण होगा। जैसे हम आपको नाम देके बताएंगे, पहले देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं कार्बन की परमाणुता है ना, ये आपको परिभाषा भी बता चुके हैं। अब उसके आधार पर जब जैसे कि यहां पर देखिए अभी आपको C1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम लिख करके बता दिए। जहां पर CH4 है तो देखिए यहां पर 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो पर भी आपको क्या समझना है, यहां पर एक कार्बन है। यदि 2 रहेगा तो आपको लिखा रहेगा, 3 रहेगा लिखा रहेगा, 4 5 लिखा रहेगा। लेकिन इसको C1 यहां पर C को कहेंगे C1, मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन। और एक कार्बन के नामकरण देने के पहले जो वर्ड रूट होता है, मूल शब्द जो होता है विद्यार्थी,
है नहीं, वो होता है क्या, METH, यानी मेथ बोलते हैं लोग, मिथ भी बोलते हैं। और आपने सफिक्स पढ़ा था ANE, यदि इसी में लगा देते हैं विद्यार्थी ANE तो क्या बन गया, मेथ एन बन गया, मेथ एन बन गया। क्या बन गया विद्यार्थी, मेथ एन। यदि इसमें लगा देंगे ANE तो बन जाएगा इथ एन, इसमें लगा देंगे तो प्रोप एन, इसमें लगा देंगे तो ब्यूट एन, इसमें लगा देंगे पेंट एन, इसमें लगा देंगे हेक्स एन, इसमें लगा देंगे हेप्ट एन, इसमें लगा देंगे ऑक्ट एन, इसमें लगाएंगे डेक एन, अनडेकेन, टू डेकेन। फिर आप जैसे आप अंग्रेजी में चलते हैं काउंटिंग वैसे चलेगा। जैसे आप 20 के बोलते हैं 20 और 20 के बाद 21 आता है तो 21 कहते हो, तो इसमें 1 शब्द पहले आएगा, 2 शब्द पहले आएगा, 3 शब्द पहले। जैसे आप पढ़ते थे 21, 22, 23, 24, 25, तो 1 2 3 4 5 बाद में आ रहा है ना, है ना। और इसमें चलेगा 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक, 5 डेक, 6 डेक, 7 डेक, समझ रहे हैं, 8 डेक, सब आपको पहले आएगा 1 2 3 और बाद में आएगा डेक। 20 के लिए इसमें होता है इकोस। अब 21 के लिए क्या चलेगा, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 इकोस, 2 इकोस, 3 इकोस, 4 इकोस, 5 इकोस, 6 इकोस, इस प्रकार से 9 इकोस। अब 30 के लिए ट्राइकोन, तो 1 ट्राइकोन, समझ रहे हैं, 2 ट्राइकोन, 3 ट्राइकोन, 4 ट्राइकोन, इसी प्रकार से 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है, 100 होता है, और आपको यहां तक वैसे ही चलते चलेगा जैसे हम लोग काउंटिंग चलते हैं। 88 के आप क्या लिखते हो, तो जैसे आप लिखते हैं 88, 89, 70, 72, उसी प्रकार से उच्चारण में उसका 1 2 3 बाद में आता है, इसमें 1 2 3 पहले आएगा। 72, 78, समझ रहे हैं, इसमें पहले आ जाएगा 1 और 2। हम आगे फिर से समझा, तो देखिए एक कार्बन के लिए रहेगा, एक नहीं भी लिखल रहेगा तो उसको आप एक चलेंगे, और एक के लिए क्या लिखिएगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। इसको बट नहीं पढ़ाना है, ब्यूट पढ़ाना है। इंग्लिश के उच्चारण है, इसमें अंतर है। तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक या 1 डेक 11 के लिए। तो इस प्रकार से हम 12 भी लिखते हैं, 13 भी लिखते हैं, और फिर हम 20, 30, 21, 40 ये सब लिख देंगे, और आप लोग पूरा 100 तक पूरा कर लेंगे। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, अभी हम आप लोग को फिर से लिखने के लिए बता देते हैं कि देखिए ये 12 के लिए, 11 के लिए क्या लिखे थे, 1 डेक, 12 के लिए क्या लिख रहे हैं, 2 डेक, 13 के लिए 3 डेक, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डेक का मतलब हो गया 19। फिर चलेंगे 21, यदि 20 तो लिख दिए, बिकॉज 20 की क्या हो गया, इकोस। अब चलेंगे 21, तो क्या लिखा जाएगा, 1 इकोस, EICOS, 2 इकोस, 3 इकोस, 4 इकोस, 5 इकोस। उसी प्रकार से यहां 1 लगा देंगे तो बन जाएगा 31, 2 लगा देंगे तो 32, 3 लगा देंगे तो 33। उसी प्रकार से 1 2 सब लगेगा तो आगे लगेगा, आगे लगेगा। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। फिर से देखिए 30 के लिए ट्राइकोन, 40 के लिए टेट्राकोन, 50 के लिए पेंटाकोन, 60 के लिए हेक्साकोन, 70 के लिए हेप्टाकोन, 80 के लिए ऑक्टाकोन, 90 के लिए नोनाकोन, और 100 के लिए हेप्ट। इसी प्रकार से विद्यार्थी 1 2 लगाते जाएंगे। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जरूरत जब पड़ेगा तो 10 तक, इसलिए आगे वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए
समझने के लिए आपको सफिक्स और वर्ड रूट 10 तक बहुत जरूरी है याद कर जाना। मीनिंग के साथ मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डेक, अंडे, इतना आप लोग एकदम बिल्कुल रट लें, एकदम बिल्कुल रट लें, तब हम आप लोग नॉमिनेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बताएंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।